न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। दरोगा के तमंचे वाले ऑडियो पर अखिलेश यादव का नया डीजीपी को सलाह। बिहार में नाबालिगों के साथ दरिंदगी पर बोली कांग्रेस। तो खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। 1962 के युद्ध के दौरान भी इसे बुलाया गया था, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि अब युद्ध समाप्त होने के बाद भी संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया। हर रोज सवाल उठ रहे हैं कि उनमें सबसे बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप के दावों का है। उन्होंने कहा है कि हम युद्ध विराम की शर्तों को भी जानना चाहते हैं। यह अचानक क्यों किया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा क्यों की है। सीडीएस के बयानों ने फिर कई सवाल खड़े किए हैं। सरकार को आगे आने की जरूरत है। देश को हमारी रक्षा तैयारियों को जानने की भी जरूरत है। सीडीएस चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष में लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि महत्वपूर्ण यह नहीं विमान गिरे, जरूरी यह है कि क्यों गिरे। बिल्कुल सही बात है। अरसे से कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 1962 के युद्ध के दौरान बुलाया जा सकता था, अब युद्ध के अंत में भी नहीं बुलाया जा रहा। ये बड़ी हैरानी की बात है। अब सवाल रोज नए उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा सवाल है। सीज फायर किन शर्तों पे हुआ, ये और बड़ा सवाल है। क्यों अचानक सीज फायर वो भी घोषित अमेरिका से हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हुआ, ये बहुत चिंता का विषय है। और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद हांगकांग में ये बोला है, सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत बहुत चिंता का विषय है। बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे देश में घूमते रहें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में और बोलते रहें साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब ठीक है, पॉलिटिकल बातें आप करते रहिए, लेकिन ठोस असली मुद्दों पे अब आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इससे अब आप बच नहीं सकते। सर, पॉलिटिकली ट्रंप के हवाले की आखिरकार प्रधानमंत्री चुप क्यों है, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? रणनीतिक तौर पर क्या आपको लगता है कि जो अपोजिशन है इस मामले को लेकर सरकार को और कहां तक घेरना चाहेगी? बात सरकार को घेरने की नहीं है साहब, बात है कि देश को ये जानने का हक है कि हमारी तैयारी कितनी है। देश को ये जानने का हक है कि हमें अचानक सीज फायर क्यों करना पड़ा। देश को ये जानने का हक है कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की। सीडीएस ने काफी दिनों के बाद अब कल ये मालूम पड़ा कि हमारे जहाज गिरे हैं। ये सवाल यहां से कुछ नेताओं ने पूछा, इनकी अपनी पार्टी के नेता ने भी पूछा, तो उनको राष्ट्र विरोधी सबको कह दिया गया। अब क्या हो रहा है? अब तो राष्ट्र विरोधी नहीं कहेंगे ना, अब तो जवाब दीजिए। और कई सवाल इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि देश के प्रति चिंता है, राजनीतिक कारण नहीं होते उसके। हालांकि बीजेपी ने खुद ये क्लियर किया कि सिंदूर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रोग्राम हमारा नहीं था, लेकिन अपोजिशन की तरफ से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो सिंदूर गर्व, गरिमा और गहरे भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है, उस सिंदूर के आड़ में नरेंद्र मोदी शायद वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब आप देखिए इनके प्रवक्ता टीवी डिबेट्स पे खुद सिंदूर बांटने के कार्यक्रम को डिफेंड कर रहे थे। अचानक पलटी मार दी है सबने, क्योंकि जब उन्हें मालूम पड़ा कि भारत की संस्कृति में दो चीजें मंजूर नहीं हो सकती। सिंदूर का सौदा मंजूर नहीं हो सकता, जो कि अब रोज साबित हो रहा है कि हुआ है, और नंबर 2 सिंदूर महिलाएं अपने पति से ही लेती हैं ना, और किसी से थोड़ी ले लेंगी। आप लोग ये बार बार कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली फेल्योर रहा है गवर्नमेंट का, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा इस दौरान। तकरीबन यही सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में उठाया है कि दक्षिण एशियाई देश में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अगर आप सब ने मिलकर, दक्षिण एशियाई देश ने मिलकर नहीं घेरा तो नरसंहार की स्थिति आएगी, जो कि पाकिस्तान ही है जो आतंकवाद को पैदा। हकीकत यही है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, मैं तो यह कहूंगा, एक कदम और आगे बढ़कर कहूंगा। और कोई ऐसा सुपर पावर या कोई और देश हमारी सुर में सुर मिलाते हुए नहीं दिखा
किसी ने नहीं कहा कि हाँ पाकिस्तान आतंकियों को प्रमोट करता है, आतंकी देश है, किसी ने नहीं कहा, हम अकेले बोलते रहे। ये हमारी डिप्लोमेटिक हार नहीं है तो और क्या है। कोई देश आपके पक्ष में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं खड़ा हुआ। चीन, अजरबैजान, टर्की, कितने देश पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, हमारे साथ कौन खड़ा रहा। तो ये क्या फेलियर नहीं है? क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सवाल हम पूछेंगे। सर, सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन तकरीबन अपोजिशन की जो आवाज है, मैं इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर कहना चाहूंगा, प्रशांत किशोर ने भी सवाल उठाया है कि अगर एस जयशंकर के बात को ही सच मान लिया जाए कि पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था, इससे यह साबित होता है कि भारत की सेना अच्छा कर रही थी। अगर अच्छा कर रही थी तो सरकार ये सब तो हम पूछ ही चुके हैं। अब आप नए नए लोगों के नाम लेते रहिए, लेकिन हम तो शुरू से पूछ रहे हैं कि जब 2-3 दिन और अगर आप दे देते सेना को तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। सेना की बहादुरी में किसी को कोई शक है ही नहीं। शक सरकार पर और ज्यादा बढ़ गया है, सरकार की नीयत पर, सरकार की हिम्मत पर और सरकार की विश्वसनीयता पर। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई है, 7 मेंबर्स कमेटी उसमें है, जिसको लीड नासिर हुसैन साहब कर रहे हैं कर्नाटका में। आरोप यह है कि कर्नाटका के कुछ रीजन में आरएसएस जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने के लिए काम करती है। अगर कोई तथ्य सामने आते हैं तो कर्नाटक की सरकार इसको दुरुस्त करने के लिए कानून भी ला सकती है। तो कोई आपको हैरानी की तो बात मुझे नहीं लगता लगेगी, क्योंकि आरएसएस का काम और है क्या? यही तो काम है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना, विवाद पैदा करना, ये इनकी पहचान है। पिछले 100 सालों से यही कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। दरोगा के तमंचे वाले ऑडियो पर अखिलेश यादव का नए डीजीपी को सलाह। यूपी में अमेठी की मुसाफिर खाना कोतवाली के दरोगा का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। इसमें दरोगा हेम नारायण सिंह किसी को कथित तौर पर जेल में भेजने के मकसद से खाली तमंचे की बात कर रहे। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने रविवार को नए डीजीपी को प्रथम विभागीय कार्रवाई करने की सलाह दी है। उन्हें नए डीजीपी के लिए इसे सुनहरा अवसर बताया। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर दरोगा का ऑडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा है, नए कार्यवाहक डीजीपी साहब के स्वागत में जारी यूपी की ईमानदार पुलिस की स्तुति संवाद। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी को सलाह देते हुए कहा है कि न्यू कमर्स को पहली विभागीय कार्रवाई करने का यह सुनहरा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। राजीव कृष्ण ने बीते दिन ही डीजीपी का कार्यभार संभाला है। उन्होंने आगे लिखा है, कौन तमंचे की नकली बरामद की लिंक दिखाकर किसको बुक करना चाहता है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। अमेठी की मुसाफिर खाना कोतवाली में तैनात दरोगा हेम नारायण सिंह का एक ऑडियो सामने आया है। इसमें वह मुखबिर से तमंचा मांग रहे हैं ताकि थाने में बैठे एक व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा जा सके। ये बार हमके रात में 315 को देता बैठाया हूँ, इनको भेजना बुक करना है। अच्छा, जेल भेजना लगाते हैं। ये देखो नाम देता बाबू। हाँ, 1-2 घंटा में कहीं से व्यवस्था करेगा, जो पैसा लगे हम देते तुरंत एकदम कर दे, पहले पैसा आके ले लो। चलो ठीक, अभी बात कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में नाबालिगों के साथ दरिंदगी पर बोली कांग्रेस। मुजफ्फरपुर जिले में कुढ़नी प्रखंड की 9 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। हैवानियत की हद तब हो गई जब लड़की के गर्दन को चाकू से रेत दिया गया और फिर उसे ईंट भट्टे की गड्ढे में फेंक दिया गया। घटना के बाद बिहार महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अस्पताल में जाकर बच्ची से मिली और उसकी नाजुक हालत को देखते हुए मुजफ्फरपुर के डीएम से मिलकर ज्ञापन देने के बाद बच्ची को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर करने की अपील की। कांग्रेस पार्टी लगातार बच्ची को एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स भेजने की अपील कर रही है, लेकिन जेडीयू भाजपा सरकार ने एक ना सुनी। 31 मई को स्वास्थ्य बिगड़ने पर जब पीड़ित बच्ची को पटना लाया गया, तब पहले पटना एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बताकर भर्ती नहीं किया गया। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और अन्य वरिष्ठ नेताओं के घंटों प्रयास के बाद उस दलित बच्ची को पीएमसीएच में भर्ती कराया जा सका, लेकिन तब तक उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। आज सुबह उस बच्ची की इलाज के क्रम में मौत हो गई। बिहार के चप्पे चप्पे पर बेटियों की चीख चित्कार सुनाई दे रही है। मैं इसमें यह कह सकती हूँ कि ये जदयू भाजपा जो सरकार दलित बच्चे की संस्थागत हत्या के लिए, मैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहती हूँ, क्योंकि ये लैक ऑफ कानून व्यवस्था, लैक ऑफ प्रशासन का डर, लैक ऑफ आप कह सकते हैं बेखौफ बार बार रेप होना और उस पे कड़ी निगरानी नहीं होना, उनको सजा नहीं होना, जिसका उदाहरण आपको याद होगा बालिका गृह कांड हुआ,
जिसका उदाहरण भैंसा खान, जो अभी मार्च में ही सेशन में मैंने उठाया था कि सिवान के 13 लड़कियां को फरार बताया गया और बाद में पता चला। तो ये सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतने हैवानियत के बाद उसके बॉडी पे 20 जगह चाकू के निशान है। घटना के बाद जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता है वो उससे बच्ची से मिलने गई। 2 दिन उसको मुजफ्फरपुर के अस्पताल में रखा गया। उसकी हालात सुधर नहीं रही थी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें जो लंबी लंबी होती हैं वो कहाँ पे है? जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, वहाँ के लोकल नेताओं ने, इंक्लूडिंग हमारी महिला अध्यक्ष ने जब जाकर बच्ची से हालचाल पूछा और लगा प्रशासन को कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, नहीं तो कहा जाता है कि आप रेप को पॉलिटिकल क्यों बना रहे हो, और जब तक पॉलिटिकल नहीं बने तो आप तो इलाज भी नहीं करते हो। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण है बिहार के कि जब तक कोई नेता नहीं पहुंचे आप तो बच्ची की एफआईआर भी नहीं लेते हो। इसमें भी यही हुआ है। जब बच्ची का रेप हुआ और वो बच्ची घसीटते हुए वहां तक गई है जहां उसको पब्लिक देख पाए, एफआईआर करने जब गए हैं तो उल्टा एफआईआर छोड़िए प्रशासन ने उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज किया है। तो ये कहाँ का कानून है? कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जब उसकी हालत नाजुक हो रही थी तो मुजफ्फरपुर के अस्पताल ने उसको एम्स रेफर करने का जो कांग्रेस वालों ने भी प्रेशर दिया कि उसको बेहतर इलाज की जरूरत है, जो मुजफ्फरपुर के अस्पताल में, जो क्रिश मेमोरियल अस्पताल है, उसमें नहीं मिल रहा था। अब एम्स की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एम्स के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह छुट्टियों का वक्त है, समर वेकेशन है और इस बच्ची को मल्टीपल डॉक्टर्स की जरूरत है, जिसमें ईएनटी की जरूरत है, जिसमें जख्मों की जरूरत है, जिसमें गायनोलॉजिस्ट की जरूरत है, जिसमें पेडियाट्री की जरूरत है। कोई भी डॉक्टर, ये बहुत अहम बात है, एम्स में नहीं है। ये पटना एम्स की बात है। फिर उसको पीएमसीएच पटना में रेफर किया गया। पीएमसीएच के बाहर वो बच्ची एम्बुलेंस में 5 घंटे वेट करती रही और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी प्रदेश की जिला महिला अध्यक्ष है फातिमा जी, कई वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे और वहां पे प्रेशर बनाया। 5 घंटे के बाद उस बच्ची को पीएमसीएच के बच्चा वार्ड में एडमिट किया गया। मैं एज एक महिला आपसे बताना चाहूंगी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं बिहार में हुई हैं। यदि आप ना पहुंचे, 7 साल की बच्ची के साथ घटना हुई, मैं नाम नहीं लूंगी उस डॉक्टर का। उस डॉक्टर ने कहा कि मैडम ये मेरा काम नहीं है, ये तो मैं वेजाइना टीयर लिख सकता हूं। आप भी महिला हैं, आप भी किसी के बहन होगी, बच्ची होगी, मेरी भी बच्ची है, क्या रेप नहीं दिखेगा? क्या अगर वजाना से ब्लीडिंग हो रही है और एक 7-8 साल की बच्ची है, क्या आपको रेप नहीं दिखेगा? लेकिन डॉक्टर कह रहा है मैं मजबूर हूं मैडम, मैं वजाइना टीयर लिख दूंगा। क्या इसी तरह से इसके साथ हुआ? इसको बच्चा वार्ड में क्यों एडमिट किया गया? यह बलात्कार का केस है। क्यों डॉक्टर ऐसे केसेस को लेने से, हैंडल करने से क्यों हिचकते हैं? क्या प्रशासन का यह फोर्स होता है कि अगर लिपापोती हो सकती है तो लिपापोती करो? क्यों नहीं बताया जाता है? मैं कई ऐसी एफआईआर देखी हैं जिसमें एज अगर 9 साल की है, अगर वहां पे कोई नेता ना खड़ा हो तो उसको 18 साल बना दिया जाता है। अगर एक 34 साल का रेपिस्ट है उसको नाबालिग करने की कोशिश की जाती है। ये किस तरह का राज है बिहार में? मैं इसमें यह कह सकती हूं कि ये जदयू भाजपा जो सरकार दलित बच्चे की संस्थागत हत्या के लिए, मैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहती हूँ, क्योंकि ये लैक ऑफ कानून व्यवस्था, लैक ऑफ प्रशासन का डर, लैक ऑफ आप कह सकते हैं बेखौफ बार बार रेप होना और उस पे कड़ी निगरानी नहीं होना, उनको सजा नहीं होना, जिसका उदाहरण आपको याद होगा बालिका गृह कांड हुआ, जिसका उदाहरण भैंसा खान, जो अभी मार्च में ही सेशन में मैंने उठाया था कि सिवान के 13 लड़कियां को फरार बताया गया और बाद में पता चला। तो ये सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतने हैवानियत के बाद
के बॉडी पे 20 जगह चाकू के निशान है। घटना के बाद जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता है वो उससे बच्ची से मिलने गई। 2 दिन उसको मुजफ्फरपुर के अस्पताल में रखा गया। उसकी हालात सुधर नहीं रही थी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें जो लंबी लंबी होती हैं वो कहाँ पे है? जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, वहाँ के लोकल नेताओं ने, इंक्लूडिंग हमारी महिला अध्यक्ष ने जब जाकर बच्ची से हालचाल पूछा और लगा प्रशासन को कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, नहीं तो कहा जाता है कि आप रेप को पॉलिटिकल क्यों बना रहे हो, और जब तक पॉलिटिकल नहीं बने तो आप तो इलाज भी नहीं करते हो। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण है बिहार के कि जब तक कोई नेता नहीं पहुंचे आप तो बच्ची की FIR भी नहीं लेते हो। इसमें भी यही हुआ है। जब बच्ची का रेप हुआ और वो बच्ची घसीटते हुए वहां तक गई है जहां उसको पब्लिक देख पाए, FIR करने जब गए हैं तो उल्टा FIR छोड़िए, प्रशासन ने उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज किया है। तो ये कहाँ का कानून है? कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जब उसकी हालत नाजुक हो रही थी तो मुजफ्फरपुर के अस्पताल ने उसको एम्स रेफर करने का जो कांग्रेस वालों ने भी प्रेशर दिया कि उसको बेहतर इलाज की जरूरत है, जो मुजफ्फरपुर के अस्पताल में, जो क्रिश मेमोरियल अस्पताल है, उसमें नहीं मिल रहा था। अब एम्स की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एम्स के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह छुट्टियों का वक्त है, समर वेकेशन है और इस बच्ची को मल्टीपल डॉक्टर्स की जरूरत है, जिसमें ENT की जरूरत है, जिसमें जख्मों की जरूरत है, जिसमें गायनोलॉजिस्ट की जरूरत है, जिसमें पेडियाट्रिक की जरूरत है। कोई भी डॉक्टर, ये बहुत अहम बात है, एम्स में नहीं है। ये पटना एम्स की बात है। फिर उसको PMCH पटना में रेफर किया गया। PMCH के बाहर वो बच्ची एम्बुलेंस में 5 घंटे वेट करती रही और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी प्रदेश की जिला महिला अध्यक्ष है फातिमा जी, कई वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे और वहां पे प्रेशर बनाया। 5 घंटे के बाद उस बच्ची को PMCH के बच्चा वार्ड में एडमिट किया गया। मैं एज एक महिला आपसे बताना चाहूंगी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं बिहार में हुई हैं। यदि आप ना पहुंचे, 7 साल की बच्ची के साथ घटना हुई, मैं नाम नहीं लूंगी उस डॉक्टर का। उस डॉक्टर ने कहा कि मैडम ये मेरा काम नहीं है, ये तो मैं वेजाइना टीयर लिख सकता हूं। आप भी महिला हैं, आप भी किसी के बहन होगी, बच्ची होगी, मेरी भी बच्ची है, क्या रेप नहीं दिखेगा? क्या अगर वजाना से ब्लीडिंग हो रही है और एक 7-8 साल की बच्ची है, क्या आपको रेप नहीं दिखेगा? लेकिन डॉक्टर कह रहा है मैं मजबूर हूं मैडम, मैं वजाइना टीयर लिख दूंगा। क्या इसी तरह से इसके साथ हुआ? इसको बच्चा वार्ड में क्यों एडमिट किया गया? यह बलात्कार का केस है। क्यों डॉक्टर ऐसे केसेस को लेने से, हैंडल करने से क्यों हिचकते हैं? क्या प्रशासन का यह फोर्स होता है कि अगर लिपापोती हो सकती है तो लिपापोती करो? क्यों नहीं बताया जाता है? मैं कई ऐसी FIR देखी हैं जिसमें एज अगर 9 साल की है, अगर वहां पे कोई नेता ना खड़ा हो तो उसको 18 साल बना दिया जाता है। अगर एक 34 साल का रेपिस्ट है उसको नाबालिग करने की कोशिश की जाती है। ये किस तरह का राज है बिहार में? बढ़ती अगली खबर की ओर। अरुणाचल प्रदेश में जल प्रकोप बेहद खतरनाक है। हैगिंग ब्रिज पार कर रहे शख्स का वीडियो। देश के अधिकतर राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से कहर बरस रहा है। मणिपुर, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में हालात बहुत नाजुक हैं। इन राज्यों में पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। अधिकतर राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ वाले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन बचाव अभियान भी चला रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती, आप लोग अपने घर में ही रहे। बारिश की वजह से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में इस बार सबसे भारी मानसून बारिश हुई।
इधर इधर आगे आगे बराबर है। तो आपके पास गाँव में पूछ गया था, उसका इंजेक्शन है टीटी लगाने का? हाँ निकलने वाला है, निकलने वाला एक बंदा बचा है, निकालने वाले साइड में साइड साइड आप ही नीचे आ जाओ बढ़ते अगली खबर की ओर। अभिनेता सोनू सूद ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित ये एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रति वर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। अभिनेता सोनू सूद ने तिरुमला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। सोनू सूद ने कहा कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब 25 साल हो चुके थे। आज मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ। मैं दुनिया में सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ। हम एक नई परियोजना शुरू कर रहे हैं, एक फिल्म नंदी। मैं अभिनय और निर्देशन दोनों कर रहा हूँ। यह जल्द ही शुरू होगी। I remember कि जब पहली दफा मैं आया था, so I come for my very first film, Kallalagar, 25 years ago, and now today coming back with family, यहाँ पे दर्शन के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। I think I just want to pray for everyone that everyone should be happy, they should prosper और सबको खुशियाँ दे भगवान और हमें हमेशा ऐसी ताकत करता रहे कि गोविंदा के आशीर्वाद से हम लोग भी लोगों की मदद करते रहे। सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी वी आर स्टार्टिंग फिल्म कॉल्ड नंदी, जो मैं एक्ट भी कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। तो सितंबर में शुरू हो गया। गोविंदा के दर्शन के लिए जरूर आएंगे। आज सुप्रभातम दर्शन हुआ और दिन की शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा है। एंड आई प्रे फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। बढ़ते अगली खबर की ओर। तगड़ा तंज फील्ड में हारा मुनीर फील्ड मार्शल बन गया। रविशंकर प्रसाद ने यूके में कहा आतंकवाद कैंसर। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए यूके गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है।
उन्होंने पाकिस्तान को अलोकतांत्रिक देश करार दिया और कहा कि पाकिस्तान को वहां की सेना ने अपने लिए बनाया है। मोहम्मद अली जिन्ना ना पाकिस्तान बनाया और वह जनरलों की दुकान बन गया। यही उसकी स्थिति है। इसके साथ ही वहां के सेना के जनरल आसिम मुनीर पर भी तंज कसा है और कहा कि जो फील्ड में हार गया वह वहां फील्ड मार्शल बन गया। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली हकीकत को दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि असल में पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने अपने लिए एक देश बनाकर रखा है जो कि अनिर्वचित और गैर जिम्मेदार है। पाकिस्तान सेना वहां की सत्ता पर कब्जा जमा रखा है। What is the problem of Pakistan? The problem of Pakistan is it is not a democratic country. मैं हिंदी में बताना चाहूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गया जनरल्स की दुकान। That is the situation of Pakistan. The second thing very important is people, leaders make the country. There, the Pakistan armed forces have made a country, Pakistan, for themselves. Unelectable, not accountable, not popular sanction, but they seize power. Ayub Khan, Field Marshal for 10 years. Mr. Yahya Khan for 7.5 years. Mr. Ziaul Haq for 11 years. General Musharraf for 9 years. Now you have Munir, general, who was defeated in the field but became a field marshal. That is the whole scenario. The Prime Minister said enough is enough. On the 7th of May, Indian forces made a decisive blow to only terrorist outfit, Bawalpur, Muridke, Muzaffarabad. 100 terrorists were killed. Remember, this attack was unleashed at dead of night around 1:30 for 20 minutes only. No civilian casualty was there. In the morning, we informed the Pakistani establishment, रात में आपकी पिटाई की है, लेकिन खाली terrorist camp को ही पीटा है. Okay? No civilian has been touched at all. They did not respond. They attacked our skies, the cities through missile. And I want you to salute our Air Force and Armed Forces. They completely blocked all the missiles, completely paralyzed them. A big terrorist attack happened in Pahalgam, you know it very well, on the 22nd of April. 26 people were killed. Your religious profile was asked, and you were killed with impunity. Hindus were killed, Christians were killed. And the most shocking was, I will tell my two distinguished women MPs colleague to elaborate it. How would you respond if a newlywed couple just married 10 days ago had come for the honeymoon, and before the wife, religious identity is asked and killed in cold blood? Someone was married 2 months ago. It was barbarism in the extreme. This time, Prime Minister said, enough is enough. And this explained our rationale of the visit. Terrorism is a global cancer. ये पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है. And I would like to briefly give you the background. India and Pakistan have fought 4 conventional wars. Many distinguished Indians sitting here in the front, they have seen those times. 48 First War, 65 Second War, 71 Third War when Bangladesh was created, 99 the Kargil War.
These are 4 conventional wars. Remember one thing, my dear fellow Indians, India was never the aggressor. India only responded. The second thing you all need to understand, we are not against the people of Pakistan. They are fine. All government, be it the Congress or the BJP or Jawaharlal Nehru or Lal Bahadur Shastri or Indira Gandhi or Dr. Manmohan Singh or Atal Bihari Vajpayee, everyone tried to have peaceful, ultimately dialogue with them. What happened? Terrorism. Narendra Modi ji invited Nawaz Sharif in his swearing in 2014. When he had gone to Kabul to inaugurate the parliamentary building constructed with the assistance of India, Nawaz Sharif said, "You will be flying over my skies. Come, my grandson is getting married. Make a stopover." He made a stopover. What happened? Uri happened, Pulwama happened, now Pahalgam. बढ़ती अगली खबर की ओर। पेड़ में चूरा घोंपते हैं लंदन में सांसदों ने पाकिस्तान पर क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने भारतीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को लंदन पहुंचा। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रविवार को पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया है। उन्होंने कहा है कि जहां भारत वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा दे रहा है, वहीं पाकिस्तान फ्री टेररिस्ट अरेंजमेंट को प्रोत्साहन दे रहा है। लंदन में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से प्रियंका चतुर्वेदी ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा है कि हमने हाल ही में यूके के साथ FTA समाप्त किया है। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ था। हम यूरोपीय संघ और जल्द ही अमेरिका के साथ भी ऐसा करने जा रहे हैं। भारत व्यापार और अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहा, जबकि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा। हमें इसे बेनकाब करने की जरूरत है। Thought that comes to my mind. We had a very successful presidency as G20 chairmanship that we had got. We had a very successful 1 year of presidency. So while we host G20, they host the T20. The top 20 terrorists of the world will be found being hosted by Pakistani state government. It's their stated policy. Right from Osama bin Laden, I don't know how many of you have seen the documentary. You all must go back home and see the documentary on how he was taken out of Pakistan and he was being hidden, actively financed, aided, trained, supported, hidden from their so-called ally in the US. So they shake hands with you, but they bite you behind your back. बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल जी की सलाह तो मानिए कांग्रेस नेतृत्व पर जिग्नेश मेवानी ने साधा निशाना। राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पार्टी में बी टीम की तरह काम करते हैं। उनका मतलब था कि गुजरात की कांग्रेस इकाई में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनौपचारिक रूप से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। गांधी के इस बयान के कांग्रेस के अंदर हड़कंप मच गया था। उन्हीं की बात पर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी ने पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी टीम है उन्हें निकालते क्यों। जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है कि ऐसे नेताओं को पार्टी और पद से हटाने की मांग की जानी चाहिए जो अंदर खाने दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि ये फूके हुए कारतूस है, इनमें कोई दम नहीं है और ना ही पार्टी का कुछ भला कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। तो हमें ये साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे
तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी। और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हमें गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी। यह हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, यह हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी, आपके बिना कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वो ही हमने गुजरात में करना है। मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खत्म हो गए हैं। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए। गुजरात के किसानों को देखिए, ये चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें एक नया विजन चाहिए। ये जो विजन 20-25 साल से चल रहा है, ये फेल हो गया है, हमें एक नया विजन दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है, मगर उस दिन तक नहीं दे पाएगी जब तक ये 2 तरीके के जो लोग हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। हमने भारत में टोटल एनर्जीज के निवेश पर चर्चा की, बोले पैट्रिक पोयाने। टोटल एनर्जीज के चेयरमैन और सीईओ पैट्रिक पोयाने कहते हैं, हमने भारत में टोटल एनर्जीज के निवेश पर चर्चा की है। हमने पिछले 5 वर्षों में लगभग $5 बिलियन का निवेश किया है। खासकर प्राकृतिक गैस में हम भारत में सौर और पवन ऊर्जा में बहुत निवेश करते हैं। हमने अपनी योजनाओं, हमने क्या किया है और भविष्य के लिए हम क्या करने का इरादा रखते हैं, इस पर चर्चा की। और निश्चित रूप से गोयल ने हमें भारत में और आर्थिक काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। With Minister Goyal, we discussed about investments of Total Energies in India. We have invested almost $5 billion in the last 5 years, in particular in gas, natural gas.
importing energy, city gas, development of gas infrastructure in India, as well as renewables. We invest a lot in solar and wind in India, with Adani in particular. And so we discussed about our plans, what we've done and what we intend to do for the future. And of course, Mr. Goyal encouraged me to do more in India. So this year you announced an MOU with the GSPC in India during the India Energy Week. What is the update on that? It's progressing well. In fact, we have this in the last year. We have signed some contracts for providing LNG to India. So GSPC is one. IOCL is another one. So it's long-term contracts, 10-year contracts to develop. In fact, India is becoming an important market for LNG, number 4 in the world in 2024. So developing this gas. So for us, finding customers, long-term customers in India is good. So the MOU will be transformed into an SPA very soon. And what is your expansion plan there? Any future plans for India? Future plans is to continue to develop LNG business, of course, to sell more LNG, in particular from the US. We are the largest US LNG exporter, TotalEnergies, so we can bring more. We have also a big venture in Mozambique with Indian companies. We will intend to restart very soon to provide LNG to India. So that's also our plan. And then on the renewable side, we continue to support the expansion of Adani Green, which has already 14 gigawatt of capacity. So we will continue to support this growth. बढ़ती अगली खबर की ओर। जे एडवांस्ड के परिणाम हुए घोषित। जेईई एडवांस 2025 एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट आज शनि 2 जून 2025 को जारी किया गया है। परीक्षार्थी तुरंत ही रिजल्ट आईआईटी कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर्स की भी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जिसे छात्र डाउनलोड कर सकते हैं। जेईई एडवांस 2025 की परीक्षा 18 मई को 2 शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 शामिल थे। छात्रों की रिस्पॉन्स शीट 22 मई को जारी की गई थी और 25 मई को प्रोविजनल आंसर की उपलब्ध कराई गई थी, पर परीक्षा का स्तर इस बार काफी चुनौतीपूर्ण रहा। वहीं जेईई एडवांस 2025 के नतीजे आ गए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले रजत गुप्ता ने कहा है, बहुत अच्छा रहा। हमारे कोचिंग संस्थान और मेरे माता पिता ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की बहुत कोशिश की। अभी लेना है क्या सर? अभी लेना है क्या? अभी लेना है? अभी सर मानो बता दूंगा। अभी रुक जाओ यार, अभी डर लग रहा है। सर रुक जाओ। सर बढ़िया रहा, एलन ने बहुत सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी अच्छा सपोर्ट किया, तो पूरा सफर बहुत जल्दी निकल गया, पर अच्छा रहा। अपना बेस्ट देने की कोशिश रहती है हमेशा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। सर अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। बढ़ते अगली खबर क्या? महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, ठाणे समेत कई ठिकानों पर रेड। भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से जुड़े तथा कथित आतंकी के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे के पड़घा में बड़ी छापेमारी की है। एटीएस की टीम आईएसएस से जुड़े सागिब नाचन के घर पर भी छापेमारी कर रही है। बता दें कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का पदाधिकारी रह चुका है। साकिब पहले भी 2 आतंकी मामलों में सजायाफ्ता था। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस ने 3 दिन पहले भी गुप्त सूचना के 27 साल के इंजीनियर रविंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया था। वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पीआईओ के संपर्क में था। आरोपी युवक ने भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संवेदनशील और गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पीआईओ के एजेंट से साझा की थी। रविंद्र वर्ता सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी निजी कंपनी से काम करता है। महाराष्ट्र एटीएस की जांच में सामने आया कि यह युवक नवंबर 2021 में
फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में आया था। इसके बाद में 2023 तक उसने सोशल मीडिया के जरिए गोपनीय साझा की। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली से दिल तक और देश की सीमाओं तक स्वामी चिदानंद बोले, यह मोदी का भारत है जो छेड़ता नहीं फिर छोड़ता नहीं। उत्तराखंड के परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज से मुलाकात के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और देश की सुरक्षा को लेकर उन्होंने दो खास बातें कही जो आज के भारत की तस्वीर को साफ करती है। एक तरफ उन्होंने रेखा गुप्ता की सादगी, समर्पण और 100 दिनों की सेवा यात्रा की सराहना की, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर को स्त्री सम्मान और आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, यह सब न्यू इंडिया है जो न किसी को छेड़ता है और न ही किसी को छोड़ता है। केवल ऑपरेशन सिंदूर ने जो दिखाया है ना, देखिए ऑपरेशन चकनाचूर भी हो सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर। सीमित समय में, कम शब्दों में, जैसा वो बोलते ही हैं उतना, कम बोलना, ज्यादा करना, और 22 मिनट में 22 तारीख को 21 ठिकानों को आप देखिए किस तरह से बिल्कुल टारगेटेड रूप में, जहां जिसको जो सजा देनी है बस उतनी ही। मुझे तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर किसी देश के खिलाफ नहीं था वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये आतंकवाद के और आतंकियों के खिलाफ था। और ये मैसेज भी था कि जिस तरह से तुमने एक नारी के सिंदूर को छीनने का प्रयास किया है, अब किसी नारी का सिंदूर कोई छीन ना पाएगा। नारी की अस्मिता, नारी की महिमा है तो भारत की महिमा है। और उसलिए उन्होंने ऐसा पूरे विश्व को, मजे की बात ये, उन 22 मिनट में पूरे विश्व को भी संदेश दे दिया कि आज का भारत नया भारत है, कभी किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। ये आज का भारत है, ये मोदी जी का भारत है, और ये विश्व का भारत है अब, क्योंकि विश्व को एक दिन ऐसा लगेगा, अभी तो चौथी अर्थव्यवस्था है, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी ही चौथी को सोते 2027 तक जाएंगे, लेकिन तो 2025 के शुरू में ही हो गया, और 2027 शुरू होते होते तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इस देश के पास एक ऐसी सक्षम व्यवस्था है, एक समर्पण की व्यवस्था है। दो तरह का जीना होता है, एक होता है व्हाट फॉर मी, दूसरा व्हाट थ्रू मी। तो जो कहता है व्हाट फॉर मी, इफ नॉट फॉर मी देन व्हाई मी, हु बॉदर्स, हु केयर्स। और एक होता है व्हाट थ्रू मी। जब व्हाट थ्रू मी होता है कि मेरे द्वारा क्या, मेरे लिए क्या नहीं, मेरे द्वारा क्या, तो सच मानिए सारी चीजें थ्रू हो जाती हैं। आज पूरे विश्व में भारत पूरा थ्रू हो रहा है और थ्रू करके आगे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में रशिया हो या चीन हो या अमेरिका, धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि भारत की आवाज जब तक नहीं मिलेगी तब तक पूरा विश्व अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाएगा। क्यों है ये ईमानदारी की आवाज है, ये 24/7 की आवाज है, ये वो आवाज है जिसने कभी रुकना नहीं सीखा, क्योंकि ये गंगा की धरती की आवाज है। गंगा वो है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, पर मुझे तो लगता है आज अब उस प्रदेश में आई जिस प्रदेश से गंगा बहती है, जिस प्रदेश से गंगा बहती है। इसलिए गंगा का संदेश यही है, नो एक्सपेक्टेशन, नो हेजिटेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड नो वेकेशन। यही मोदी जी की यात्रा है, नो वेकेशन, कभी छुट्टी ही नहीं ली, शुरू किया तो बस अंत तक गंगा सागर बनकर ही जीना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक संदेश दिया, सिंदूर, जितने भी सिंह थे उनको दूर करके ही दम लेंगे, क्योंकि अभी पड़ाव है, यात्रा तो बाकी है। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करा, तो इस बीच जहां पूरा देश एक साथ खड़ा था आतंकवाद के खिलाफ, पर वहीं पर कुछ ना कुछ हमने पॉलिटिकल टिप्पणियां भी देखी, फिर वहीं पे हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों में भी गया, इसको आप कैसे देखें? कैन यू इमेजिन, नाम था ऑपरेशन सिंदूर और हो गया ऑपरेशन थरूर। मुझे तो ऐसे लगता है ऑपरेशन थरूर हो गया कि एक व्यक्ति को चुनना, और देखिए ओवैसी जी को चुनना, ये छोटी बात नहीं है। ये है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री की विजन। जब विजन होती है ना तो डिवीजन भी होते हैं ना, अगर उनको भी व्यक्ति संभाल लेता है। डिवीजन थे, अगर आप वार से पहले देखिए उनके जुमले सुनिए, पार्लियामेंट में सुनिए, पार्लियामेंट के बाहर सुनिए, हर पल सुनिए, हर दिन सुनिए, लेकिन कैन यू इमेजिन, सिलेक्शन की अपनी पार्टी ने नहीं किया। सुन सजना सुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन।
उन्होंने नहीं चुना, लेकिन चुना किसने? जिसके पास देश के लिए एक विजन है। मोदी जी ने कहा नहीं, दी होंगी गालियां, उनका यही मजा है, गालियां देने वाले को भी गले लगाते हैं। उनको पता है देने दो ना, हु केयर्स, हु बॉदर्स, मुझे तो देश के लिए काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। बात जब देश की होती है ना, फिर वहां ना पक्ष होता है, ना विपक्ष होता है, ना पार्टी होती है, वहां तो केवल देश होता है। उन्होंने हर दिल के लिए जिया, पूरे देश के लिए जिया, इसलिए आज पूरा विश्व उनका इतना सम्मान करता है। और सच में वो ऐसे लीडर हैं जो डील नहीं करते, जो लीड करते हैं। वो ऐसे लीडर हैं जो लीडर नहीं है, वो लैडर हैं। लैडर बन के दूसरों को चढ़ना सिखाते हैं। इनको देख लो ना, कमाल नहीं कर दिया। कोई सोचता भी था, उनको खुद नहीं पता था। एक दिन कह रही थी वो, हम तो यही सोचे थे किसी तरह एमएलए बन जाए। सच्ची बात है, एमएलए बन जाए। और कहा सीएम, उन्होंने कहा चुन लिया। क्योंकि क्यों चुन लिया? उन्होंने देखा कि कोई है जो चुपचाप से दिल्ली के लिए जी रहा है, देश के लिए जी रहा है, और हर घर के लिए जी रहा है, हर परिवार। ये विजन जो है ना, चाहे वो मध्य प्रदेश में रही, चाहे वो आप राजस्थान में देखिए, हुआ कि नहीं हुआ, वहां भी ऐसे ही किया उन्होंने। तो ये जो उनकी विजन है, ये अद्भुत है। इसलिए मुझे लगता है कि ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसी दृष्टि वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं एज ए प्रधानमंत्री ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस मैन, कि वी आर वेरी प्राउड दैट वी हैव दिस मैन एज अवर लीडर, एज अवर प्राइम मिनिस्टर। एंड लेट मी टेल यू, ही इज नॉट our country's leader, he is going to become a whole world leader। और वर्ल्ड लीडरशिप को मैं देख रहा हूं बहुत जल्दी। भारत के पास वीटो भी होगा, भारत के पास वोट भी होगा वहां पर यूनाइटेड नेशंस में। और यूनाइटेड क्रिएशन को लाने के लिए यदि कोई सक्षम है, इस समय भारत और भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम। सफल 100 दिन हो गए आपको, सफल 100 दिन, बहुत बधाई।
बिल्कुल इसे यमुना जी पे लगाएंगे। आशीर्वाद 100 दिन की सफल 100 दिन हो गए आपको, सफल 100 दिन, बहुत बधाई। इधर ही बढ़ती अगली खबर की ओर। शशि थरूर का कांग्रेस को जवाब, क्यों कहा भारत आकर देखो। कांग्रेस नेता शशि थरूर भारत की तरफ दुनिया भर में भेजे गए डेलीगेशन का हिस्सा है। वह अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रख रहे हैं। इस समय थरूर ब्राजील के ब्रासिलिया में है। कुछ कांग्रेस नेताओं को उनकी कई बातें खटक रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के कई नेता थरूर की आलोचना भी कर रहे हैं। जब शशि थरूर ने इसे लेकर सवाल किया गया कि कांग्रेस नेता आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि यह समय इन सब बातों का नहीं है। अभी मैं सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। कांग्रेस नेताओं की तरफ से की गई आलोचनाओं को लेकर थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि यह समय है कि हम अपने मिशन को गंभीरता से लें। Look, I mean, I think this is the time now for us to focus on our mission. शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। शशि थरूर जब से विदेशों में पाक की धज्जियां उड़ाने गए हैं, तब से वो कांग्रेस के द्वारा आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब शशि थरूर ने कांग्रेस को दो टूक जवाब दे दिया है। लेकिन आखिरकार इस बार क्या कहा है शशि थरूर ने, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी इस बात की खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष को रख रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का थरूर भी हिस्सा है। हालांकि पवन खेड़ा और उदित राज सरीखे नेताओं को ये बात चुभ रही है कि शशि थरूर भारत सरकार का पक्ष दुनिया के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई आलोचनाओं को लेकर जब शशि थरूर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये समय है कि हम अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। निसंदेह एक संपन्न लोकतंत्र में टिप्पणियां और आलोचनाएं होना लाजमी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हम उन पर ध्यान नहीं दे सकते। जब हम भारत वापस आएंगे तो निसंदेह हमारे पास अपने सहयोगियों, आलोचकों, मीडिया से बात करने का मौका होगा। लेकिन अभी हम उन देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां पर हम जा रहे हैं और यहां के लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं शशि थरूर। Look, I mean, I think this is the time now for us to focus on our mission. Undoubtedly, in a thriving democracy, there are bound to be comments and criticisms, but I think at this point we can't afford to dwell on them. When we get back to India, no doubt we'll have our chance to speak to our colleagues, speak to our critics, speak to the media there. But right now we're focused on the countries we're coming to and getting the message out to the people. दिल्ली कांग्रेस के नेता उदित राज ने तो पीएम मोदी से ये मांग कर दी थी कि शशि थरूर को अपनी पार्टी का प्रवक्ता या फिर अपनी सरकार में विदेश मंत्री बना लें। उदित राज ने आरोप लगाया था कि शशि थरूर को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी के स्वर्णिम इतिहास को अपने बयान से बर्बाद कर दिया। लेकिन अब शशि थरूर का दो टूक जवाब कांग्रेस को मिल गया है। उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि जब वो भारत आएंगे तब उन सभी आलोचनाओं और बयानों का जवाब देंगे। तो क्या उनका जवाब ये होना है कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे? दरअसल इस वक्त सोशल मीडिया पर इसी बात की खूब चर्चा हो रही है। जिस तरीके से लगातार शशि थरूर के ऊपर उन्हीं की पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, अब उन सब को देखकर यही लगता है कि जब थरूर आएंगे तो कोई कड़ा एक्शन लेंगे। हालांकि शशि थरूर ने साफ कह दिया है कि अभी उनका ध्यान सिर्फ मिशन पर है। वो जो भी बातें कहनी होंगी, सुननी होंगी, वो सब भारत आकर ही करेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज
शशि थरूर को निशाने पर ले चुके हैं। पवन खेड़ा भी करीब करीब उसी लाइन पर चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां थरूर पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके कामों की तारीफ कर रही है। बीजेपी का कहना है कि विरोधी पार्टी होने के बावजूद शशि थरूर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी को थरूर बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस नेता उनके कामों की आलोचना कर रहे हैं। इससे पता चलता है कांग्रेस के अंदर पनप रही कुंठा अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। Look, I mean, I think this is a time now for us to focus on our mission. Undoubtedly, in a thriving democracy, there are bound to be comments and criticisms, but I think at this point we can't afford to dwell on them. When we get back to India, no doubt we'll have our chance to speak to our colleagues, speak to our critics, speak to the media there. But right now we're focused on the countries we're coming to and getting the message out to the people. वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीयों और भारत को सबसे अच्छी छवियों में देखा जाता है विक्रम दोराईस्वामी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लंदन में है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम कहते हैं कि भारतीय मूल के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध प्रयासों में सबसे अधिक योगदान दिया है, भौतिक रूप से धन के मामले में और योद्धाओं के रूप में, जिन्होंने इंपीरियल जर्मनी और उसके बाद धुरी शक्तियों के खिलाफ युद्ध में सेवा की और मारे गए भारतीय मूल के लोग इस देश का निर्माण करने और युद्ध के बाद इसे फिर से बनाने के लिए यहाँ आए थे। भारतीय मूल के लोग आज इस देश को सर्वोच्च पद सहित कई पदों पर आसीन है। उन्होंने देश के लिए खेला है। देश के सैनिकों ने देश के लिए पैसा कमाया है और अपनी कड़ी मेहनत के कारण भारत को यूनाइटेड किंगडम में एक चमकता हुआ नाम बनाने में मदद की है। भारतीयों और भारत को सबसे अच्छी छवियों में देखा जाता है। The value that the community of people of Indian origin provide, not just to the India-UK relationship, which is immense, but to the United Kingdom itself. Our community has been a pillar of this nation's growth, this nation's achievements, indeed this nation's successes. People of Indian origin contributed most mightily to the war efforts in the First World War and the Second World War, both materially in terms of money and in terms of the fighting men who served and died in the wars against Imperial Germany and thereafter against the Axis powers. People of Indian origin came here to build this country and rebuild it after the war. People of Indian origin today have occupied offices, including the highest office in this land. They have played for the country, soldiered for the country, earned money for the country, and have helped make India a shining name in the United Kingdom. Because of their hard work, Indians and India are seen in the best of image. And the community that has come here today is a community that has come on its own. We opened up the portals for registration. We were swamped with over 650 registrations in less than 2 days. On a Sunday evening with great weather. So you can see that people here care about India, they care about the relationship with the UK, and they want to be able to contribute to this partnership. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच